मैं अपनी लाडली बेटी से कोई काम ना करवाती। जब वो जवान हुई तो उसकी शादी करके लड़के को घर दामाद बना लिया। अगर बेटी को दामाद के साथ रुखसत कर देती तो वो सारी जिंदगी सास और ससुर और नंदों के ताने सुन सुनकर मर जाती, क्योंकि मेरी बेटी ने आज तक घर का कोई काम नहीं किया था। मेरा दामाद रात को घर आता तो मेरी बेटी के लिए बिरयानी ले आता, जिसे मेरी बेटी बहुत शौक से खाती। मगर अगले रोज मेरी बेटी की हालत बहुत खराब होती, वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती। कुछ रोज तो मुझे इस बात की समझ ना आई। फिर एक रोज मैंने वो बिरयानी बेटी को ना खाने दी और उठाकर काम वाली मासी को दे दी। मगर अगले रोज काम वाली मासी रोती हुई आई और झोलियां उठाकर मुझे बद्दुआएं देने लगी। फिर जो बात मासी ने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम हमना है। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हमारी औलाद ना थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मेरे शोहर से कहा था कि वो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि औलाद के बगैर जिंदगी नामुकम्मल होती है। और मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें इस बात की इजाजत दे दी थी कि अगर वो चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत से ही मोहब्बत की है, और वो मैं थी। साथ साथ ये भी कहा करते थे कि अगर औलाद उनकी किस्मत में हुई तो उन्हें मुझसे ही मिल जाएगी। अपनी बहन और माँ की बातों से तंग आकर उन्होंने मुझे घर अलग लेकर दे दिया था। हम लोग अलग रहने लगे। उनके माली हालात भी बहुत अच्छे थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे में वो दूसरी शादी कर सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, और यही उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था। और फिर 10 साल के एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा और एक बेटी अता की। बेटी का नाम उन्होंने मरियम बड़े प्यार से रखा था। उनका कहना था कि मरियम के आने से हमारी जिंदगी का अधूरापन मुकम्मल हो गया था। मरियम के आने से हमारे घर में खुशियां भर गई थी। हमारी एक ही बेटी थी, इसलिए हम उसके सारे लाड उठाया करते थे। मेरे शोहर उसकी हर बात उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करते थे। मुझे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते थे। मेरी बेटी में जरा गुरूर और तकब्बुर मौजूद नहीं था, और ना ही वो जिद्दी और बिगड़ी हुई थी, बल्कि वो बहुत ही मासूम और प्यारी थी। वो बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वही बचपन वाली मासूमियत अभी भी उसमें मौजूद थी। देखते ही देखते मेरी बेटी जवान हो गई थी। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। मैं उसकी जल्द शादी करना चाहती थी। उसके लिए बहुत से रिश्ते खानदान से भी आए थे, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसी जगह करना चाहती थी जो लोग उसे वैसे ही प्यार करते जैसा कि उसे इस घर में मिला था, और उस पर किसी चीज का कोई बोझ ना डालें। क्योंकि जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी तो ससुराल में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। मेरी 3 नंदे ऐसी थी जो अभी गैर शादीशुदा थी, और 2 मेरे देवर थे, और मुझे पूरा घर अकेले संभालना पड़ता था। जबकि मेरी बेटी को ना तो कोई काम की आदत थी और ना ही उसे सख्त रवैयों लहजों की आदत थी। ऐसे में अपनी बेटी की शादी कहीं भी ऐसी जगह नहीं करना चाहती थी जहां पर उसे बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ता या फिर मेहनत और काम करना पड़ता। हम लोग घर में सिर्फ 3 लोग होते थे, और इन 3 लोगों का काम भी मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं करने दिया था, या मैं खुद काम कर लिया करती थी, वरना घर में काम करने के लिए मासी मौजूद थी। मरियम ने आज तक अपनी पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया था। मुझे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है जब एक बार उसने बड़े शौक से किचन में आकर मेरी मदद करने की कोशिश की, तो इस पर उसका हाथ जल गया था। उसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद मैंने कभी उसे किचन में आने नहीं दिया था। उसे जो भी चाहिए होता था मैं खुद उसे बना कर दिया करती थी। मुझे मालूम था कि ये बात कहीं न कहीं उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसने आगे अपना घर संभालना था। ऐसे में उसे घरदारी अच्छे तरीके से आनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद भी मैं उसे इन चीजों से दूर रखती थी। मैं और उसके बाबा हम दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं ये सोचती थी कि शादी के बाद वो हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी, ऐसे में मेरा दिल बंद हो जाता था। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि क्यों ना अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे लड़के को ढूंढ लूं जो कि शादी के बाद हमारे साथ इसी घर में ही रहे। ये बात सबसे ज्यादा अच्छी थी
अगर ऐसा हो जाता तो सारे मसले हल हो जाते, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ऐसा लड़का कहाँ से आए। जो भी रिश्ते वाले आते तो ये बात सुनकर इनकार कर देते थे कि वो अपने बेटे को घर दामाद बनने की इजाजत कभी नहीं देंगे। जब ये बात मेरे शोहर को पता चली तो वो थोड़ा सा नाराज हुए थे। उनका कहना था कि ये कैसी शर्त मैंने रखी थी, ऐसे तो कोई भी हमारी बेटी से शादी करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मैंने उनको इस बात का यकीन दिलाया था कि देखिएगा, एक दिन कोई न कोई अच्छा इंसान मान जाएगा और हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। मेरे शोहर ने कभी भी मेरी बात से इनकार नहीं किया था। उनको इस बात का भी अंदाजा था कि मैं जो कर रही थी कुछ न कुछ सोच कर ही कर रही थी, इसलिए वो इस सारे मामले में खामोश रहे। और फिर इस तरह एक रोज रिश्ते वाली ने मुझे एक रिश्ता बताया। उसका कहना था कि लड़का अकेला रहता है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। माँ बाप का कुछ ही अरसा पहले इंतकाल हुआ है और कोई भाई बहन भी नहीं है। लड़के की नौकरी भी अच्छी थी और अपने घर में वो अकेला ही रहता था। मुझे ये रिश्ता हर लिहाज से अपनी बेटी के लिए ठीक लगा। मैंने यही सोचा था कि जब वो वहां पर अकेला रहता है तो मैं उसको अपने घर पर रहने के लिए आसानी से राजी कर सकती हूँ और वो हमारे साथ खुशी खुशी रहने पर तैयार भी हो जाएगा। मैंने उससे कह दिया था कि वो कोई अच्छा सा मौका देखकर मेरी उस लड़के से मुलाकात करवा दे। रिश्ते वाली खातून ने कहा कि छुट्टी वाले दिन वो हमें उस लड़के से मिलवा देगी। मैंने अपने शोहर से भी इस बारे में बात कर ली थी और हमने उस लड़के को अपने घर पर बुला लिया था। देखने में वो अच्छा खासा खूबसूरत था और नौकरी भी अच्छी थी। ऐसे में मुझे तो वो अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आया। वो मुझे एक समझदार और सुलझा हुआ भी मालूम हुआ। मेरी बेटी के लिए कोई ऐसा इंसान ही मुझे चाहिए था। हमसे मिलकर वो चला गया था। जब मैंने अपने शोहर से कहा मुझे ये लड़का अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आया है, पसंद तो मेरे शोहर को भी आया था, लेकिन उनका कहना था कि किसी तरह बेटी की शादी किसी अनजान इंसान से करना उनके लिए कोई आसान बात नहीं, क्योंकि ना तो उसके आगे पीछे कोई था और ना ही उसके खानदान का कुछ पता था। लेकिन आसपास के लोगों से पूछने पर भी यही मालूम हुआ कि कुछ अरसा पहले ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। लोगों का ये भी कहना था कि वो एक समझदार और शरीफ लड़का है। ऐसे में हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी और अपनी बेटी की तस्वीर उसे दिखा दी थी। लड़के का नाम फरहान था और उसे हमारी बेटी मरियम बहुत पसंद आई थी। मेरी बेटी देखने में थी ही इतनी प्यारी कि कोई उसको इनकार नहीं कर सकता था। अपने दामाद से मैंने पहले ही बात कर ली थी कि शादी के बाद वो हमारे साथ ही रह सकता है, क्योंकि उसके घर जाकर मेरी बेटी अकेली रहेगी। हमारे घर में किसी चीज की कमी ना थी। पहले तो फरहान ने इस बात पर खामोशी अख्तियार कर ली, फिर कुछ सोचते हुए उसने हमारी खुशी के लिए हाँ कर दी। उसकी फर्माबरदारी से ही मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। फिर इस तरह मेरी बेटी की शादी फरहान से हो गई और हमने फरहान को घर दामाद बनाकर रख लिया था। बल्कि यूं कहना ज्यादा अच्छा होगा कि वो हमारा दामाद नहीं बेटा था। हमने उसे अपना बेटा बनाया था और वो भी हमें अपने माँ बाप ही समझने लगा था। हमारे घर के दो हिस्से थे, एक नीचे वाला जहां हम रहते थे और एक ऊपर वाला जो किराए पर दिया हुआ था, क्योंकि अब बेटी की शादी हो गई थी। ऐसे में एक ही हिस्से में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने ऊपर वाले हिस्से में हमने जो किराए पर दिया हुआ था उसको खाली करवा कर अपनी बेटी और उसके शोहर को दे दिया था। हम लोग खाना वगैरह एक साथ खाते थे। वैसे भी मरियम सारा दिन हमारे साथ नीचे ही रहती थी। अपनी बेटी की शादी करके उसे अपने पास रख के मैं बहुत खुश थी। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो मेरी आंखों के सामने है। मेरा दिल जब करता मैं उसे देख सकती थी। मेरे दामाद का भी रवैया उसके साथ बहुत नरम और अच्छा था। उसने कभी उसे डांटा तक नहीं था। घर के बाकी काम सफाई सुथराई के लिए मासी मौजूद थी। वो ही सभी काम किया करती थी। खाना वगैरह मैं खुद बनाती थी। मेरे दामाद ने कभी भी मेरी बेटी को इस बात पर नहीं डांटा था वो उसके लिए खाना नहीं बनाती है, बल्कि उसका ये कहना होता था कि आहिस्ता आहिस्ता मरियम सब कुछ सीख जाएगी। मेरा दामाद फरहान भी मेरी बेटी से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी कि हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी से करते थे। वो भी मरियम का उतना ही ख्याल रखता था जितना कि हम दोनों रखते थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी बेटी की जिंदगी में ऐसा इंसान आया था जो उसे वही प्यार मोहब्बत दे रहा था जिसकी बचपन से वो आदी थी।
मुझे अब मरियम की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। मैं अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से ऐसा होने लगा कि मेरा दामाद रात को देर से घर आने लगा। उस बात का अंदाजा मुझे ऐसे हुआ कि मेरी बेटी मरियम नीचे ही मौजूद रहती थी जब तक वो नहीं आ जाता था, क्योंकि उसे अकेले रहने में डर लगता था। मेरे दामाद के घर आने के बाद ही वो उसके साथ ऊपर जाया करती थी। ये बात मैंने कुछ दिनों से नोट की थी कि वो रात को देर से घर आने लगा था, लेकिन मैंने पूछा नहीं था कि शायद हो सकता है उसके दफ्तर में काम ज्यादा होगा। मुझे लगा था कि शायद ये कुछ दिनों की बात होगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देर से आना उसकी आदत बन गई थी और जब वो घर आता था उसके हाथ में बिरयानी होती थी जिसे वो ले जाकर बावर्ची खाने में रख दिया करता था। एक दिन तंग आकर मैंने उससे देर से आने की वजह पूछी कि वो रोज रात को देर से क्यों आता है। तब मेरे सवाल पर उसका कहना था कि आजकल ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है और वापसी पर उसको एक बुजुर्ग खातून मिलती है जो उसे ये बिरयानी देती है। मेरे दामाद का कहना था कि उसी औरत से कुछ बातें करने में भी देर हो जाती है। ऐसी कौन सी औरत थी जो रात के वक्त फरहान को बिरयानी दिया करती थी और उससे क्यों मिला करती थी? मुझे ये बात काफी अजीब लगी थी। मेरा दामाद रोज देर से घर आया करता था और साथ मेरी बेटी के लिए बिरयानी भी लाया करता था। जब घर में खाने की कोई कमी नहीं थी, मैं बिरयानी को उठाकर किचन में रख दिया करती थी। एक दिन इसी तरह हुआ कि मेरा दामाद घर वापस आया। उसने वो बिरयानी लाकर मेरी बेटी को पकड़ा दी, मगर जैसे ही मेरी बेटी ने उस बिरयानी का एक चम्मच खाया, वो बेहोश हो गई। उसके इस तरह से बेहोश हो जाने पर हम सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। कुछ देर बाद मेरी बेटी को होश तो आ गया, मगर हमें कुछ समझ नहीं आया था। मैंने अपने दामाद से कहा था कि ये बिरयानी आज के बाद घर ना लाए, लेकिन उसका कहना था कि वो बुजुर्ग खातून बड़े प्यार से उसे ये बिरयानी दिया करती थी, ऐसे में वो उससे इनकार नहीं कर सकता था। अगले रोज फरहान जो बिरयानी लाया था, मैंने वो बिरयानी उठाकर काम वाली मासी को दे दी थी। मेरा इरादा था कि आज से मैं ये बिरयानी मासी को दे दिया करूंगी। अब मेरी बेटी भी ठीक रहती थी। मेरा यही इरादा था कि मैं रोज ऐसे ही किया करूंगी। काम वाली मासी खुशी से बिरयानी उठाकर अपने घर ले गई थी, लेकिन अगली सुबह जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। सुबह सुबह ही काम वाली मासी रोते हुए हमारे घर आई और मुझे झोली उठाकर बददुआएं देने लगी। उसे देखकर मैं भी एकदम परेशान हो गई। उस काम वाली मासी का कहना था कि वो बिरयानी जैसे ही उसकी बेटी ने खाई तो कुछ देर बाद उसकी बेटी के मुंह से झाग निकलने लगी, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो गई। उसे फौरन ही अस्पताल ले गई। अस्पताल वालों का कहना था कि जो चीज इसने खाई थी वो जहरीली थी। यही वजह थी कि इसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसका कहना था बड़ी मुश्किल से उसकी बेटी बच गई है और अब वो यहाँ काम करने नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा खासा झटका लगा था और मैंने अपने दामाद की तरफ देखा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वो खुद ही बोल पड़ा था। उसका कहना था कि उसे कुछ नहीं पता। उसे तो ये एक बुजुर्ग खातून बिरयानी दिया करती थी और कहती थी कि इसे अपने घर ले जाओ, और वो उनके एहतराम में उनसे पकड़ लिया करता था और घर ले आता था। उसको नहीं पता था कि बिरयानी में क्या था और क्या नहीं था। उसने न कभी खुद खाई थी और ना ही उसे इस चीज का कुछ अंदाजा था। हो सकता था कि वो सच कह रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं तो उसकी बात पर शक था। मैंने और कुछ नहीं पूछा था उससे और सिर्फ ये कहा था आज के बाद वो घर में ये बिरयानी ना लेकर आए और मुझे उस औरत के बारे में बताए कि वो कौन थी जो उसको ये सब दिया करती थी। जिस पर उसका कहना था कि वो उससे नहीं जानता और ना ही इससे पहले उसने कभी उस औरत को देखा है। वो बस उसको वापसी पर रोज मिलती थी और फिर उसे वो बिरयानी पकड़ा दिया करती थी जिसे वो बांट रही होती थी। जाने क्यों मुझे अपने दामाद की ये सारी बातें झूठ लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज रात अपने दामाद का पीछा करूंगी और पता लगाऊंगी कि वो औरत कौन थी जो कि जहरीली बिरयानी हमारे घर भेज रही थी। उसका मकसद क्या था और वो क्या चाहती थी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि ऐसी कोई औरत मौजूद ही ना हो और मेरा दामाद खुद से ये सब कुछ कर रहा हो।
होने को तो कुछ भी हो सकता था। मैंने आज अपने दामाद का पीछा करने का पूरा इरादा बांध लिया था। सारी बातों के बारे में मैंने अपने शोहर को और अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी बात को लेकर परेशान हो। काम वाली मासी को मैंने पैसे देकर खामोश करवा दिया था। अब मुझे सारी बात जाननी थी कि उसके पीछे वजह क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के हिस्से का जहर मासी की बेटी के अंदर चला गया था। ऐसा भी तो हो सकता था कि जो जहर उस मासी की बेटी ने खा लिया हो, वो कल को मेरी बेटी को भी धोखे से खिला दिया जाता, और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दे सकती थी। मुझे दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अजीज थी तो वो अपनी बेटी थी। उसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए रात में अपने दामाद का पीछा करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी और उस रास्ते पर पहुंच गई जहां पर वो दफ्तर से वापसी पर आया करता था। कुछ दूर आकर मुझे अपना दामाद खड़ा हुआ नजर आया। वो किसी बुजुर्ग औरत की बजाय किसी लड़की से बातें कर रहा था। वो उस लड़की से बातें करने के साथ साथ हंस भी रहा था। फिर उस लड़की ने अपने पर्स में से कुछ निकालकर मेरे दामाद को दिया। फरहान ने हाथ में लेकर देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया था। दूर होने की वजह से मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज थी, लेकिन इतना अंदाजा मुझे हो गया था कि वो कोई छोटा सा लिफाफा था। उसमें कुछ मौजूद था। उस लड़की से मिलने के बाद मेरा दामाद घर आ गया। घर आते ही उसने मेरी बेटी मरियम का मुझसे पूछा था, जिस पर मैंने उसे यही बताया था कि वो सो रही है। कुछ दिन से उसकी तबीयत कोई ठीक नहीं थी, वरना वो कभी भी उस वक्त नहीं सोया करती थी। तभी मेरा दामाद खाना खाए बगैर ही सोने के लिए चला गया था। लेकिन अगले रोज वो सुबह किचन में मौजूद था। वो सुबह सवेरे किचन में क्या कर रहा था, जबकि आज से पहले तो मैंने उसे कभी भी ऐसे नहीं देखा था। पहले मुझे ये लगता था कि शायद वो पानी वगैरह पीने आया होगा। जब मेरी नजर खिड़की से किचन के अंदर गई, जब मैंने देखा कि मेरा दामाद दूध के गिलास में वही पैकेट खोलकर मिला रहा था जो उसने कल उस लड़की से लिया था। उसने अपनी जेब से पैकेट निकाला था, उसे दूध में मिलाकर हल करने लगा था और उस गिलास को उठाकर किचन से बाहर आ गया था। इसका मतलब यही था कि वो ये दूध कमरे में ले जाकर मरियम को देने वाला था। क्या उसमें जहर तो नहीं था? मैं फौरन से पहले उस तक पहुंची थी। मैंने दूध उसके हाथ से छीन लिया था। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। मैंने वो दूध उससे लेकर दूर फेंक दिया और उससे कहा था कि आज उसकी असलियत मेरे सामने खुल गई है। वो मेरी बेटी की जान लेना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए जिससे वो कल रात मिलकर आया था। उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आई थी। फिर जब वो समझ में आई तो वो खामोश हो गया। मैं उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी, जबकि वो चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। जब मैं बोल चुकी तो उसने मुझे बताया कि जैसा मैं समझ रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं था। उसका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेटी का दुश्मन हूँ, जबकि ये बात हकीकत थी कि दुनिया में अगर मरियम से उसके माँ बाप के अलावा सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई करता था तो वो उसका शोहर था। फिर मेरे दामाद ने बताया कि रात वाली लड़की उसकी दोस्त थी और जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी वो एक डॉक्टर है। उसे मरियम की तबीयत के बारे में मैंने बताया था कि जिस दिन से मरियम ने एक चम्मच वो बिरयानी खाई थी उस दिन से उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, और वो ये बात हमें बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए जब उसने कहा कि वो मरियम के लिए कोई दवाई दे जिससे वो कुछ बेहतर हो जाएगी, उसकी डॉक्टर दोस्त ने उसे ये दवाई दी थी। मेरे दामाद का कहना था कि वो कोई जहर नहीं था जो वो उसको दे रहा था, बल्कि ये सब उसकी भलाई के लिए था। जहां तक बात उस बुजुर्ग औरत की थी तो उससे वो पहले ही से खुद से निपट चुका था। दामाद का कहना था कि वो बुजुर्ग औरत असल में कोई बुजुर्ग नहीं थी, बल्कि एक बिकाऊ और धोखेबाज औरत थी। वो उसे रास्ते में रोक लेती और कहती कि मैं बिरयानी बांट रही हूँ, मेरा बेटा मरते मरते बचा है। मैंने मन्नत मांगी थी कि बेटा ठीक हो गया तो 10 दिन मुसलसल सड़क पर खड़ी होकर बिरयानी बांटूंगी, और वो मुझे कहा करती थी कि ये बिरयानी अपने घर ले जाओ। लेकिन जब उसे ये बात मालूम हुई कि वो बिरयानी खाने से हमारी मासी की बेटी अस्पताल तक पहुंच गई है, तो उसी दिन उसने सोच लिया था कि वो उस बुजुर्ग औरत का पर्दा फाश करके रहेगा। अगले दिन जब वो उसी जगह पर दोबारा मिली तो उसने उसे हाथ से पकड़कर रोक लिया, और जब वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया था तो वहां जाकर पता चला कि वो औरत एक लड़की के कहने पर यह काम करती थी, और वो लड़की मेरे दामाद के दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की थी जो उसे पसंद करती थी।
इसलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। मेरे दामाद का कहना था कि उस लड़की ने उससे शादी का कहा था, मगर मेरे दामाद ने साफ मना कर दिया था। उसका कहना था कि मैं शादी कर चुका हूँ और अपनी बीवी के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। यही वजह थी कि वो इनकार करने पर, बदला लेने पर आ गई थी। उसका कहना था कि वो ऐसा बदला लेगी कि फरहान सारी जिंदगी याद रखेगा, और इसीलिए उसने ऐसा ही किया था। वो उस बिरयानी में जहर मिलाकर दिया करती थी, मगर अब वो लड़की जेल में सजा काट रही थी। लेकिन फरहान ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी। वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसके बारे में ये सोचे कि कहीं न कहीं उसकी भी गलती हो सकती है। कोई भी लड़की बिना किसी वजह के इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। फरहान को इस बात का डर था कि हम लोग ये सोचेंगे, कभी शायद उसने अपनी जिंदगी में उस ऑफिस वाली लड़की से कोई वादे किए होंगे, तभी वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। जबकि उसका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी से मोहब्बत करता था। आज मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि बाज औकात कुछ लोग जिस तरह से नजर आते हैं वैसे नहीं होते। हम हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते और अपनी तरफ से उनकी बुराइयां खुद से इतनी बना लेते हैं कि उसकी कोई अच्छाई हमें नजर ही नहीं आती। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हर इंसान भरोसे के काबिल हो। जब तक हकीकत आपके सामने ना हो, कोई भी फैसला ना करें। इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हमें पूरी सच्चाई जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हकीकत में वो राज छुपा होता है जो बहुत सारे चेहरे हमारे सामने वाजे कर देता है और बहुत से लोगों की हकीकत खोल देता है।